चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने देखा, लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर देखा आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रोफोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लगता है उससे वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। और आयनिक कंपाउंड जो होता है यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस तरह से होती है। हमने देखा कि पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और लूज करके गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल नेचर। द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड। यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट्स में रहते हैं और हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो नेगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचता है, उसको अपनी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच में जो दोनों आयन से उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ आयन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और यहाँ पर उनका जो नेचर रहेगा, फिजिकल नेचर रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उन दोनों के बीच में वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है उन दोनों के बीच। तो बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अगर हम NaCl की बात करें, NaCl के अंदर हमने देखा था कि Na जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, Cl होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है। इन दोनों के बीच में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यहाँ पर उन दोनों बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है यहाँ पर, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन है दूसरा नेगेटिव आयन है। तो NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स व्हाई वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। दूसरी बात कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर Na जो है वो पॉजिटिव है और Cl जो यहाँ पर है वो नेगेटिव चार्ज देता है और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग रहता है बिकॉज ऑफ एक पॉजिटिव आयन है दूसरा नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। देन these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। यहाँ पर ब्रिटल होते हैं, उनको यहाँ पर अगर हम प्रेशर देंगे तो वो छोटे छोटे पीस में, यानी कि छोटे छोटे पीस में वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर उनको प्रेशर देने के बाद जो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगर हम उसे प्रेशर अप्लाई करें तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। तो ये ब्रिटल होते हैं, उनको प्रेशर देने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव आयन है। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। अगर आप उसको प्रेशर दोगे तो वो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो स्टूडेंट प्रेशर अप्लाई करने से यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई रहता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके कारण उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ
यहाँ पर ज्यादा हीट देने की जरूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पर जो हीट लगती है वो ज्यादा लगती है। वो हीट देने के बाद यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो यहाँ पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो लार्ज रिक्वायर्ड रहती है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड का बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उससे यहाँ पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण यहाँ पर उनको ज्यादा एनर्जी देने के बाद ही वो यहाँ पर अपना बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट यानी कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। जो उन दोनों के बीच में जो आयनिक अट्रैक्शन लग रहा है उनको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि hence ionic compounds have high melting and boiling point। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड को यहाँ पर उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहता है, क्योंकि उनके अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उसका कारण है एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव है। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण उनका जो बॉन्ड रहता है यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की यहाँ पर जरूरत रहती है। दैट्स व्हाई उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहाँ पर हाई रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो hence ionic compounds have high melting and boiling points। तो यहाँ पर मैंने NaCl का एग्जांपल लिया है। NaCl के अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम तो यहाँ पर है 1074, यानी कि आयनिक कंपाउंड के ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स के यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं वो हाई रहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है NaCl, हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1074, और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है 1600। मेल्टिंग पॉइंट यानी मेल्ट करना, जो सॉलिड स्टेट में होता है उसे हम कन्वर्ट करके यहाँ पर लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं, उससे हम मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइल यानी कि हीट देने पर यहाँ पर वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उसी को ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों यहाँ पर ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन का जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स रहता है उसी के कारण यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। दैट्स व्हाई उनका जो स्ट्रक्चर भी रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, हार्ड रहता है। तो यहाँ पर फिजिकल नेचर की हमने बात की, देन हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। यहाँ पर जो उन दोनों के बीच में जो इंटरनली जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ता है उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उनको एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहते हैं, और यहाँ पर हमने देखा कि उनका फिजिकल नेचर भी जो होता है वो हार्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार फिर से द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसी के कारण वो यहाँ पर हार्ड रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। देन compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो छोटे-छोटे टुकड़ों में यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं। देन हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात की, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो भी हाई रहता है बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। इंटर आयनिक का मतलब होता है अंदर और अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण उनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है, ज्यादातर एनर्जी चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने NaCl का एग्जांपल लिया।
NaCl के अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1074 और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 1600। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन भी यही है कि उनके अंदर जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो स्ट्रांग होने के कारण यहाँ पर उनको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी कि ज्यादा हीट की जरूरत रहती है और ज्यादा हीट देने के बाद ही वो एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ो। ये आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर्टीज होती है सॉलिड स्टेट के अंदर रहते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, प्रेशर अप्लाई करने पर ब्रेक हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर हाई रहता है बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। और एक पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन होता है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड बाय। तो स्टूडेंट लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसके अंदर हमने देखा उनका नेचर। यहाँ पर उनका जो नेचर रहता है, आयनिक कंपाउंड का जो नेचर रहता है, फिजिकल नेचर रहता है, वो हार्ड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। देन हमने देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर हाई रहते हैं बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो ज्यादा रहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण यहाँ पर जो उनका बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की यानी कि एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। देन यहाँ पर देखेंगे सॉल्युबिलिटी। जो यहाँ पर अगर NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो पोलर सब्सटेंस है बिकॉज ऑफ एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। आयनिक कंपाउंड ज्यादातर पोलर कंपाउंड्स होते हैं और पोलर कंपाउंड का मीनिंग यही यहाँ पर यही होता है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव उसी को हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। तो जो पोलर होते हैं वो पोलर में यानी कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज देता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज देता है। तो पोलर सब्सटेंस जो होते हैं यहाँ पर पोलर, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर के अंदर यहाँ पर सॉल्युबल रहते हैं। किस तरह से? तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट आपको पता है जब सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर एक सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो ज्यादातर यहाँ पर वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसे। तो यूनिवर्सल यानी कि वो ज्यादातर सॉल्वेंट यानी जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और उसके अंदर जो हम डालते हैं किसी भी सब्सटेंस को या कंपाउंड को उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन तभी बनता है जब उसके अंदर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों प्रेजेंट रहते हैं। जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो जिसका प्रोपोर्शन लेस होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसके अंदर NaCl डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि वाटर भी यहाँ पर पोलर सब्सटेंस है बिकॉज उसके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज देता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज देता है। तो वो भी पोलर सब्सटेंस है। NaCl यानी कि सोडियम और क्लोराइड Na+Cl- वो भी पोलर सब्सटेंस है। तो पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ionic compounds are generally soluble in polar solvent like water and insoluble in non-polar organic solvents such as kerosene। तो यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर का डिफरेंस आपको समझना है। पोलर सब्सटेंस जो होते हैं एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है पोलर जो होते हैं वो सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होते, सॉल्युबल नहीं होते। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो यहाँ पर NaCl रहता है, NaCl वाटर के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। NaCl जो होता है वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर वाटर भी पोलर सब्सटेंस है और यहाँ पर जो NaCl हमने लिया है वो भी पोलर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर चार्ज देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर केरोसिन जो है वो सॉल्वेंट है, वो नॉन पोलर है।
तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर ही सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं, पोलर सब्सटेंस पोलर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं और नॉन पोलर जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर यहाँ पर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें हम तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूट है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि वाटर भी यहाँ पर पोलर सब्सटेंस है एंड जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है वो भी पोलर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों पोलर होने के कारण एक दूसरे के अंदर यहाँ पर सॉल्युबल हो जाएंगे, लेकिन अगर NaCl को आप केरोसिन में डालोगे तो वो यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि वो नॉन पोलर सब्सटेंस है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है केरोसिन जो है वो नॉन पोलर है और यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है वो पोलर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में नहीं होते। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर, आपको वर्ड याद रखना है पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, यानी कि पोलर के अंदर ही पोलर सॉल्युबल होते हैं। Then insoluble in non-polar organic solvents such as kerosene. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा जो वाटर है वो सॉल्वेंट है लेकिन वो पोलर सॉल्वेंट होने के कारण उसके अंदर सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन केरोसिन के अंदर नहीं होगा बिकॉज ऑफ केरोसिन यहाँ पर नॉन पोलर है। तो पोलर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव, दोनों के अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस और सॉल्वेंट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट आपको पता होगा जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहते हैं और सॉलिड स्टेट के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण वो एक दूसरे से एकदम नजीक से कंबाइन होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझना है जो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रहते हैं और सॉलिड स्टेट में रहने के कारण यहाँ पर उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि सॉलिड जो कंपाउंड होते हैं, सॉलिड जो यहाँ पर कंपाउंड्स होते हैं वो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है, यहाँ पर जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है उसके कारण वो एक दूसरे के साथ ज्यादातर स्ट्रांगली कंबाइंड रहते हैं और कंबाइंड होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अगर चार्ज पार्टिकल्स की बात करें हम स्टूडेंट, तो चार्ज पार्टिकल यानी जब आप यहाँ पर जो NaCl है उसको अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो Na प्लस में कन्वर्ट होगा और Cl माइनस में, तो उनको ही बोलते हैं हम चार्ज पार्टिकल्स। Na प्लस यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाए, Cl पर माइनस चार्ज लगाए, दैट्स व्हाई चार्ज पार्टिकल्स ऐसा वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसे मेल्ट कर देते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि पास यहाँ पर हम उसको जब यहाँ पर मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने के बाद उनके अंदर जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री आयन के कारण उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं, आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तब उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन हम जब उसे मेल्ट करते हैं, उसे हीट देने के बाद जब वो मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ पर एक फिर से एक बार, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। A solution of an ionic compound in water contain ions, जो वाटर होता है उसके अंदर अगर हम NaCl को डालते हैं तो उनके अंदर आयंस रहते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a solution of an ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrode। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के अंदर जो वाटर होता है, वाटर के अंदर हम कोई
तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल यानी Na+ और Cl-, इसे ही हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तब उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रोड्स यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज देता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज देता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम वाटर के अंदर डिप करते हैं, डिप करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो एनोड जो पॉजिटिव चार्ज देता है उसके तरफ नेगेटिव आयंस जाएंगे, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज देता है उसके तरफ पॉजिटिव आयंस जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट बताया गया है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस व्हिच मूव टू द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर वाटर के अंदर जो यहाँ पर आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया कि सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। सॉल्वेंट यानी कि वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो वो सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोड्स यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन के अंदर डीप करते हैं, तो डीप करने के बाद क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने देखा था, क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर आपने देखा था कि जो पॉजिटिव होते हैं आयंस वो कैथोड की तरफ यानी कि नेगेटिव आयन की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस होते थे वो जाते हैं यहाँ पर एनोड के तरफ, क्योंकि एनोड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हमने देखा था। तो स्टूडेंट यहाँ फिर से एक बार, the conduction of electricity through solution involves the movement of charged particles. A solution of ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrodes. यानी Na होगा तो यहाँ पर वो जाएगा कैथोड की तरफ, और Cl होगा तो वो जाएगा एनोड की तरफ। तो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो मूव करते हैं। देन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज द पास थ्रू द सॉल्यूशन, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पास हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आयंस। देन आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। यानी कि जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। स्टूडेंट आपको याद रखना है, जब सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन अब जब हम उसे मेल्ट कर देते हैं तो उनके अंदर रहे हुए आयंस यानी कि Na+ Cl- वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के कारण उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस in the solid is not possible due to their rigid structure. Ionic compounds conduct electricity in the molten state. Molten यानी liquid, उनको मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने के बाद उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बिकॉज ऑफ आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और फ्री आयंस होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। तो स्टूडेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। The electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome and free ions are obtained due to heat. यानी कि जब हम उसे हीट देते हैं तो यहाँ पर आयंस जो होते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं, उनके बीच का बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है, टूट जाने के कारण आयंस यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के कारण यहाँ पर मोल्टन स्टेट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार, state ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because the movement of ions, जो ions की movement होती है वो free नहीं होती, because the movement of ions in the solid state is not possible due to their rigid structure. rigid यानी वो intermolecule structure जो होता है वो combined होता है, एक दूसरे से नजदीक से combined होता है, that's why उनमें से electricity pass नहीं होती। लेकिन उसे हम अगर molten state में ले जाए यानी कि liquid state में अगर हम ले जाए तो ionic compound conduct electricity in the molten state, यानी कि liquid state में उसमें अंदर से electricity pass हो जाती है। The electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions, यानी कि Na+ और Cl- के बीच में जो चार्ज लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है
वो स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ पर ज्यादा एनर्जी यानी कि हीट देने के बाद वो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री आयंस होने के कारण यहाँ पर जो आयंस फ्री हो जाते हैं दैट्स व्हाई उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि सॉलिड स्टेट में से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। देन उसको हम मेल्ट करते हैं यानी कि एनर्जी देने के बाद उसे हम सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में यानी कि मोल्टन स्टेट में ले जाते हैं, तब उनके अंदर आयंस जो रहते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के कारण उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर फिजिकल नेचर देखा, देन सॉल्युबिलिटी, देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड यहाँ पर हमने देखा जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में से नहीं पास होती, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन उनको मेल्ट करने के बाद आयंस फ्री हो जाते हैं और फ्री आयंस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िए। तो ये टॉपिक समझने के लिए बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने बताया सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हमने देखा था कैथोड और एनोड रखते थे। पॉजिटिव के जो पॉजिटिव था एनोड जो था उसके अंदर नेगेटिव आयंस आते थे और नेगेटिव जो कैथोड था उसके अंदर पॉजिटिव। तो ऑपोजिटली चार्ज यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वो मूव करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस थियरी को आप अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।